कुल मिलाजुलाकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज मोबाइल गेमिंग जिस मुकाम पर है उसकी शुरुआत कहीं न कहीं टेम्पल रन से ही हुई थी। हाँ, आज का जमाना फ्री फायर और बीजीएमआई जैसे हाई ग्राफिक गेम्स का है, लेकिन उस दौर में टेम्पल रन एक ऐसा गेम था जिसे सिर्फ गेमर्स नहीं बल्कि हर कोई खेलता था। उम्र, जेंडर या इंटरेस्ट की कोई सीमा ही नहीं। लेकिन फिर वो गेम जिसने दुनिया को सिखाया कि थ्रिल जीतने में नहीं बल्कि थोड़ा और दौड़ते रहने में है, वो खुद दुनिया की इस दौड़ में पीछे कैसे रह गया। चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, टेम्पल रन की स्टोरी स्टार्ट होती है एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी से, कीथ सेफर्ड और नतालिया लुकियानोवा। दोनों वेकना टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी में जॉब करते थे, जहां उनका काम था हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। अब वैसे तो काम काफी अच्छा था, लेकिन मन में अपना कुछ करने की चाह थी, जहां क्रिएटिविटी की कोई सीमा ना हो। लेकिन क्या करें और कैसे शुरू करें, इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था। अब कीथ बचपन से ही गेम डेवलप करने के शौकीन थे, इसीलिए आज भी वो इस काम को अपने साइड हॉबी की तरह करते थे। साथ ही वो एप्पल मोबाइल फोन्स के भी इतने बड़े दीवाने थे कि नया आईफोन लॉन्च होते ही वो सबसे पहले लाइन में नजर आते थे। अब 2008 में जब एप्पल ने अनाउंस किया कि वो जल्दी ऐप स्टोर लॉन्च करने वाले हैं, तो यही पल कीथ की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना नौकरी छोड़कर ऐप स्टोर के लिए गेम्स बनाए जाएं। इसी सोच के साथ कीथ और नतालिया ने 2008 में अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया, जो था एक वर्ड पजल गेम बनाने का, और इस गेम का नाम रखा गया इमांगी। और दोस्तों, गेम बनाने का ये सफर इतना खास रहा कि बाद में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी यही रख दिया, इमांगी स्टूडियोज। पहले ही महीने में उनके गेम ने करीब $5000 की कमाई की, जो कि उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थी। इस सक्सेस ने दोनों को काफी कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने सोचा कि अगर हमारा ये सिंपल सा गेम इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो जब हम कुछ नया और एडवांस करेंगे तब तो कुछ बड़ा किया जा सकता है। इसी सोच के साथ ही उन्होंने कई सारे वर्ड गेम्स बनाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इनमें से कुछ तो जरूर हिट होंगे। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि ये सारे ही गेम्स मार्केट में गुमनाम होकर रह गए। लेकिन इसके बावजूद दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ बड़ा करना है और इस क्रिसमस तक बच्चों के लिए 3D रेसिंग गेम लिटिल रेड स्लेड बनाना है। गेम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था कि एक कार्टून किड बर्फीले पहाड़ों पर रेस करता है, हवा में उड़ता है और मुश्किलों से बचते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचता है। देखने में ये गेम बहुत ही अट्रैक्टिव और स्मूथ था। कीथ और नतालिया का प्लान था कि वो इस गेम को 3 महीने में पूरा करके क्रिसमस सीजन में लॉन्च कर देंगे। लेकिन यह प्रोजेक्ट खींचते खींचते करीब 6 महीने में जाकर पूरा हुआ, और तब तक क्रिसमस को गए हुए काफी टाइम हो चुका था। यानी कि वो परफेक्ट टाइमिंग निकल चुकी थी जिसके लिए ये गेम बनाने का प्लान किया गया था। इसी वजह से फाउंडर्स को भी काफी नुकसान हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद वो कभी भी सीजनल गेम्स नहीं बनाएंगे। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने लॉन्च किया हार्बर मास्टर। अब वैसे तो ये एक छोटा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा मिला, क्योंकि हार्बर मास्टर उनका पहला ऐसा गेम था जिसने सिर्फ 1 साल में ही $1 लाख से ज्यादा की कमाई की थी। और दोस्तों, इस सक्सेस को देखकर कीथ और नतालिया को पहली बार लगा कि वो सच में अपने दम पर कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अब उनकी छोटी सी कंपनी इमांगी स्टूडियोज सिर्फ एक पैशन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक उभरता हुआ नाम बन रही थी। लेकिन दोस्तों, ये कपल्स जानते थे कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो सिर्फ अच्छा गेम प्ले ही काफी नहीं होगा, बल्कि इसे देखने में भी उतना ही एंगेजिंग और पॉलिश्ड बनाना होगा। यही सोचकर उन्होंने एक टैलेंटेड आर्टिस्ट किरिल चांगो को हायर कर लिया, जिसके बाद से उनकी टीम 2 से 3 लोगों की हो गई। आगे आने वाले टाइम में तीनों ने मिलकर मैक्स एडवेंचर नाम के एक गेम पर काम करना शुरू किया, जिसमें काफी पैसा इन्वेस्ट किया गया था। Hi, I'm Natalia from Imanji Studios, and I'm gonna show off our upcoming game, Max Adventure. इसके विजुअल्स भी बहुत अच्छे बनाए गए थे, जो कि बच्चों के लिए काफी अट्रैक्टिव थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसका गेम प्ले बहुत कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से प्लेयर्स गेम को एंजॉय नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि कुछ को तो समझ ही नहीं आता था कि आखिर इसे खेलना कैसे है। इसीलिए ज्यादातर प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड होकर क्विट कर देते थे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपका फेलियर ही आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है, और यही बात कीथ और नतालिया के साथ भी हुई। उन्होंने तय किया कि आगे कोई भी गेम बनाने से पहले वो ये समझेंगे कि आखिर इस गेम में कहां-कहां गलतियां हुई हैं और आगे क्या बेहतर किया जा सकता है।
उसी दौरान उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की कि मैक्स एडवेंचर में जब कैरेक्टर कॉइन कलेक्ट करता है तो वो मोमेंट बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। और दोस्तों बस यही वो पल था जब उन्हें अपने अगले गेम का कॉन्सेप्ट मिल गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेम्पल रन की, जो कि दुनिया के सबसे एडिक्टिव मोबाइल गेम्स में से एक साबित हुआ। लेकिन टेम्पल रन का कॉन्सेप्ट जितना आसान दिख रहा था, उसे बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल था और उसे लेकर टीम में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गए थे। एक्चुअली मैक्स एडवेंचर गेम के फेलियर के बाद उन्होंने ठान लिया था कि अगला गेम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जिसे कोई भी बिना इंस्ट्रक्शन के भी खेल सके। अब इमांगी स्टूडियोज की टीम हर गेम की शुरुआत एक प्रोटोटाइप से करती थी, मतलब बिना फैंसी ग्राफिक्स या फाइनल आर्ट के। शुरुआत में बस एक बेसिक स्क्रीन बनाया गया जिसमें कुछ सिंपल शेप्स और एक कैरेक्टर था जो बस आगे दौड़ता रहता था। इस प्रोटोटाइप को जब किरिल ने देखा तो एक ऐसा आइडिया दिया जिसने इमांगी की किस्मत ही पलट दी। उन्होंने कहा कि क्यों ना इसे एक टेम्पल में सेट करें जिसमें पुराने नक्काशी और चारों तरफ एक डरावना जंगल वाला वाइब हो। कीथ शेफर्ड को भी ये कॉन्सेप्ट तुरंत पसंद आ गया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था कि ये कैरेक्टर आखिर भाग क्यों रहा है। तब उन्होंने कहानी में एक माइथोलॉजिकल ट्विस्ट जोड़ा कि एक एक्सप्लोरर जिसने मंदिर से कोई कीमती चीज चुरा लिया है और अब वो एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में फंस गया है जहां लगातार उसे भागते रहना पड़ता है। और दोस्तों अगर वो भाग ही रहा है तो फिर अगला सवाल है कि उसका पीछा कौन कर रहा है। अब दोस्तों इमांगी की फिलॉसफी हमेशा से साफ रही थी कि वो गन या वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए चोर पुलिस न खेलते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि टेम्पल से उस चीज को चुराने के बाद प्लेयर के पीछे एक पत्थर लुढ़कता हुआ आएगा और ये पत्थर इतना विशाल होगा कि प्लेयर के पास मुकाबला करने का ऑप्शन ही ना रहे, बस जान बचाकर भागते जाओ। लेकिन फिर इमांगी स्टूडियोज की टीम ने सोचा कि अगर खतरा कुछ और थोड़ा सा भयानक हो जाए तो गेम और भी मजेदार हो सकता है। और तभी किरिल ने उस पत्थर की जगह डेविल मंकी को लाने का आइडिया दिया। इसके बाद उन्होंने मंकी की डिजाइनिंग करनी शुरू कर दी और एक ऐसा इमेज बनाया जिसमें उसका चेहरा काफी ज्यादा हॉन्टेड दिखाई दे रहा था, आंखें ग्लो करती हुई और हर हरकत में एक अजीब सा डर। ये एक ऐसा क्रिएचर था जिसे देखकर कोई भी दोबारा पीछे ना मुड़ सके। लेकिन दोस्तों इस कैरेक्टर को लेकर भी टीम में डिबेट शुरू हो गए थे। असल में नतालिया को ये मंकी बहुत भयानक लगा। उन्हें शक था कि लोग डरकर कहीं गेम ही ना छोड़ दें। इवन कीथ को भी ये मंकी कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका मेन मकसद था कि प्लेयर सिर्फ टेंशन महसूस करे, डरे नहीं। लेकिन दोस्तों किरिल ने तो ठान रखा था कि गेम में यही कैरेक्टर ही रहेगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि खेल जितना डरावना होगा उतना ही मजा आएगा। आखिरकार लंबे डिबेट के बाद डेविल मंकी के साथ में ही गेम को 4 अगस्त 2011 के दिन ऐप स्टोर पर लॉन्च कर दिया गया, जिसका प्राइस था 99 सेंट्स। शुरुआत में टेम्पल रन को लोगों ने खूब पसंद किया। चार्ट पर भी ये तेजी से चढ़ा, भर भर कर पॉजिटिव रिव्यूज आने लगे और डाउनलोड्स की संख्या भी तेजी से इंक्रीज हुई। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों में कहानी पूरी तरह से पलट गई, क्योंकि अब डाउनलोड्स धीरे धीरे कम होने लगे थे, साथ ही गेम्स की पॉपुलैरिटी भी नीचे गिरने लगी। और दोस्तों मोबाइल गेमिंग की दुनिया में इसे डेथ स्पाइरल कहते हैं, जहां एक बार गेम नीचे जाना शुरू कर दे तो उसे वापस ऊपर लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इमांगी के टीम के लिए ये एक बहुत मुश्किल समय था। कीथ और नतालिया किसी भी तरह से इस गेम को डेड होने से बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया और लॉन्च के 4 महीने बाद ही यानी दिसंबर 2011 में 99 सेंट्स को भी हटाकर इस गेम को कम्प्लीटली फ्री कर दिया। लेकिन दोस्तों कीथ और नतालिया को बिल्स भरने थे और स्टूडियो भी चलाना था। ऐसे में उन्होंने ऐप में एड्स लगाने का फैसला किया ताकि बेसिक रेवेन्यू बनी रहे। और फिर यहीं से कहानी ने फिर से करवट ले ली, क्योंकि फ्री वर्जन आते ही डाउनलोड्स ऐसे बढ़े जैसे मानो बाढ़ आ गई हो। कुछ ही हफ्तों में टेम्पल रन ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। दिसंबर 2011 में टेम्पल रन ने iTunes स्टोर के टॉप 50 मोस्ट डाउनलोडेड ऐप में अपनी जगह बना ली थी और कुछ ही समय बाद ये नंबर 1 फ्री iOS ऐप बन गया था। अब आप शायद यह सोच रहे होंगे कि हम अभी तक एंड्रॉइड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि शुरू में ये गेम सिर्फ iOS के लिए ही लॉन्च किया गया था, इसीलिए आईफोन यूजर्स के बीच इसने अपनी एक यूनिक पहचान बना ली थी। और दोस्तों इसे इतना ज्यादा पसंद किया गया कि कुछ ही महीनों में ये आईफोन गेमिंग की पहचान बन चुका था। इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए डेवलपर्स ने इसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी लाने का फैसला किया, जिसके बाद 27 मार्च 2012 को इसका एंड्रॉयड वर्जन भी रिलीज हुआ और इस एंड्रॉयड वर्जन को सिर्फ 3 दिन के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। और दोस्तों यहीं से टेम्पल रन का ग्लोबल जर्नी भी शुरू हो गया।
शुरुआत में जो सिर्फ आईफोन यूजर्स का फेवरेट गेम था, वो एंड्रॉयड पर आने के बाद से लगभग हर स्मार्टफोन में ही दिखाई देने लगा। चाहे कॉलेज हो या फिर ऑफिस जाने वाले लोग, सबका एक ही टाइम पास बन गया था टेंपल रन। सोशल मीडिया पर भी हर कोई अपने हाई स्कोर का स्क्रीनशॉट डाल रहा था। यूट्यूब पर इसके गेम प्ले वीडियोस वायरल होने लगे थे। यहाँ तक कि कई सारे सेलिब्रिटीज भी इसके दीवाने बन चुके थे। और दोस्तों, इसी दीवानगी की वजह से एक साल पूरे होते होते यानी अगस्त 2012 तक टेंपल रन का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ऐप ने 100 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स पूरे कर लिए थे। कुल मिलाकर दुनिया भर में प्लेयर्स ने 10 अरब से ज्यादा बार इस गेम के सेशंस खेले थे। यानी अगर सारे गेम प्ले टाइम को जोड़ दें तो लोग 54,000 साल तक का टेंपल रन खेल चुके थे। टेंपल रन अब तक एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका था। ऐसे में भला हॉलीवुड का ध्यान उसकी तरफ कैसे न जाता। इसीलिए 2012 में डिज्नी ने इमांगी के साथ हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर बनाया टेंपल रन ब्रेव, जो पिक्सर की फिल्म ब्रेव पर आधारित था। इसमें गेम प्ले तो वही था, लेकिन विजुअल्स और थीम में डिज्नी का मैजिक साफ झलक रहा था। अगले ही साल 2013 में इसका एक और वर्जन भी लॉन्च हुआ, टेंपल रन ओजी, जो कि डिज्नी की फिल्म ओजी द ग्रेट एंड पावरफुल से इंस्पायर्ड था। ये वर्जन पहले से भी ज्यादा कलरफुल, सिनेमेटिक और एडवेंचरस था, जिसको खेलते हुए लोगों को ऐसा लगता था जैसे वो किसी फिल्म का हिस्सा बन गए हों। इसी साल ही कंपनी ने टेंपल रन 2 भी लॉन्च किया, जो कि ओरिजिनल गेम का सिक्वल था, लेकिन इसमें हर चीज को बड़ा, बेहतर और ज्यादा थ्रिलिंग बनाया गया था। यही वजह थी कि लॉन्च के सिर्फ 2 हफ्ते बाद इसने 50 मिलियन डाउनलोड्स के साथ में ऐप स्टोर के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। टेंपल रन 2 में कंपनी ने एक बेहद खास कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, उसेन बोल्ट का। वही उसेन बोल्ट जो रियल लाइफ में भी दुनिया के सबसे तेज रनर माने जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह थी कि बोल्ट ओलंपिक रेस से पहले खुद को काम रखने के लिए टेंपल रन खेला करते थे। अब जब इमांगी को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें गेम में आने का ऑफर दे दिया। और बस फिर क्या था, रियल लाइफ के फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ अब गेम के अंदर भी द फास्टेस्ट कैरेक्टर बन गए। ये कोलैबोरेशन इतना पॉपुलर हुआ कि प्लेयर्स को ऐसा लगने लगा कि मानो वो खुद उसेन बोल्ट की स्पीड से दौड़ रहे हों। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर ऊंचाई के बाद से ढलान शुरू होता है। टेंपल रन भी अब तेजी से उसी ढलान की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे ये गेम अपनी ही रिपीटेशन में फंसने लगा। हर बार सेम ही लूप चल रहा था, रन, टर्न, जंप, डाई और फिर से रन। ऐसे में टेंपल रन 2 दिखने में जरूर बेहतर था, लेकिन कोर गेम प्ले वही था, एक ऐसी दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए प्लेयर्स अब इससे धीरे धीरे बोर होने लगे थे। उन्हें अब ज्यादा मिशंस चाहिए थे जो कि और भी ज्यादा थ्रिल लेकर आए, लेकिन इमांगी चाहता था कि वो गेम की सिंप्लिसिटी बनाए रखे। और दोस्तों, इसी डिमांड को ही नोटिस की उसके कॉम्पिटिटर SYBU गेम्स एंड किलो ने। उन्होंने 2012 में लॉन्च किया सबवे सर्फर्स। पहले नजर में ये भी वही टेंपल रन के जैसा ही एंडलेस रनिंग गेम लग रहा था, बस भागते जाओ और ऑब्स्टिकल से बचते जाओ। लेकिन फर्क बहुत बड़ा था। सबवे सर्फर्स ज्यादा तेज, कलरफुल और ज्यादा एलाइव था। हर कैरेक्टर की अपनी पर्सनालिटी थी, हर रन में एक अलग एनर्जी थी, एक अलग वाइब थी, जो कि टेंपल रन में अब खो चुकी थी। जंगल के अंधेरे के जगह अब चमकते हुए सबवेज थे, हॉवर बोट्स पर दौड़ते बच्चे और बैकग्राउंड में बजता कूल हिप हॉप म्यूजिक लोगों को ज्यादा पसंद आने लगा। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि सबवे सर्फर्स हर महीने ही अपडेट होता था। हर बार एक नए वर्ल्ड टूर का अपडेट आता था, जिसमें प्लेयर्स को पेरिस, टोक्यो और काहिरा जैसे शहर के नए विजुअल्स और कैरेक्टर मिल रहे थे। जबकि इमांगी स्टूडियोज हमेशा 10 से 12 डेवलपर्स की एक छोटी सी टीम रही। असल में कीथ और नतालिया खुद चाहते थे कि उनकी टीम छोटी ही रहे, ताकि टीम में क्रिएटिविटी जिंदा रह सके। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि उनकी ये टीम इतने बड़े स्केल पर जल्दी जल्दी अपडेट्स नहीं ला सकी, जिसका असर ये हुआ कि 2012 में जहां टेंपल रन टॉप पर था, 2018 आते आते सबवे सर्फर्स दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल गेम बन गया। लेकिन दोस्तों, टेंपल रन के डाउनफॉल का एक लौता रीजन हम सबवे सर्फर्स को नहीं मान सकते, क्योंकि 2015 के बाद ऐप स्टोर अनगिनत रनर गेम से भर चुका था, जैसे कि मिनियन रश, सोनिक डैश, एजेंट डैश और रनिंग फ्रेड जैसे कई सारे। और इन सब की थीम कहीं ना कहीं टेंपल रन से ही मिलती जुलती थी। हालांकि टेंपल रन 2 के बाद इमांगी ने नए रास्ते आजमाने की कोशिश करी और 2014 में उन्होंने सैमसंग गियर के लिए टेंपल रन VR लॉन्च किया।
ये टेम्पल रन का वर्चुअल रियलिटी वर्जन था, जिसमें खिलाड़ी खुद फर्स्ट पर्सन व्यू में दौड़ते हुए टेम्पल के अंदर का थ्रिल महसूस कर सकता था। लेकिन ये वर्जन भी ज्यादा हिट नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय वीआर डिवाइसेस आम लोगों में उतने पॉपुलर नहीं थे। इसके बाद नवंबर 2016 में टेम्पल रन ट्रेजर हंटर्स और 2021 में टेम्पल रन पजल एडवेंचर नाम से पजल गेम्स लॉन्च किए गए, लेकिन इस बार भी फैंस ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वहीं दूसरी ओर टेम्पल रन के इतने सारे कॉपीड वर्जन भी मार्केट में आ चुके थे कि उसकी ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस धीरे धीरे खत्म होती चली गई। कंपनी ने बहुत अलग अलग तरह से कोशिश की, लेकिन जिसने इस गेम को एक बार अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दिया, फिर दोबारा इसके तरफ वापस